सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेडस्टिल में। उम्मीद है आप इस कोरोना कालीन संकट में अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और इस तरह से आप सब भी एक कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या, पहले इसका परिभाषा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे और कुछ जीवाणुओं में यह घटित होने वाली क्रिया है, जिसमें पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार का है: 6CO2 प्लस H2O 12H2O गिव्स दैट। यहाँ पे क्लोरोफिल होता है इसमें से एज ए उत्प्रेरक, और सनलाइट, और ये प्रोडक्ट मिलता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6H2O और 6O2, ये दोनों बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चा पदार्थ की आवश्यकता होती है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जिसको जल कहते हैं, पर्णहरित और सूरज का प्रकाश, इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह शर्करा के संश्लेषण के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 का उपयोग करते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जबकि जलीय पौधे जिसको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं वो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं, और जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है खास करके प्रातः काल और सांझ काल में, तो पौधों द्वारा श्वसन की क्रिया में मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु संचित मात्रा के समान होती है, और इसी स्थिति को संतुलन बिंदु यानी कंपेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। और रात्रि के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि संचित पदार्थ का उपापचयन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा, इसका जो रॉ मटेरियल जो आवश्यक है वो है वाटर यानी कि H2O। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु जल भी कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है, और ये पौधे की जड़ें परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के द्वारा इसे भूमि से प्राप्त करती है, और जल का पत्तियों तक जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है जाना यानी कि आरोही संवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। मैंने कल के वीडियो में भी ये बताया था, जहां से यह प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, और हाइड्रोजन की प्राप्ति जल के माध्यम से ही होती है। इसका तीसरा जो कच्चा पदार्थ है वो पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो पर्णहरित वर्णक है जो मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित बहुत ही आवश्यक है। दूसरे शब्द में यह भी कहा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र भी पर्णहरित ही है, और इसी कारण पत्तियों को ये पत्ती में पाया जाता है, इसी कारण पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पौधों के अलावा सिवाल और हाइड्रिला जो कि प्रायः जल में मिलते हैं, इनका पूरा शरीर ही प्रकाश संश्लेषी होता है। और इसकी जो चौथी कच्चा पदार्थ के बारे में है यहाँ पे प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्ण यानी जो 5 होता है उसी में संपन्न होती है। तो पर्णहरित जो है खास करके प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम या कहें न के बराबर होती है, तथा लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। कुछ कृत्रिम स्रोत भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। पौधों में न केवल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
ही कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिर होते हैं, बल्कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा भी स्थिर होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में स्थिर करते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग आते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन क्रिया है। उपचयन अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें जल का जो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा के निर्माण यानी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में होता है। तो जल का क्या होता है? उपचयन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का जो है वो अपचयन होता है। तीसरा पॉइंट था इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अवस्था। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दो अवस्थाएं, एक है प्रकाश रासायनिक क्रिया जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया जिसको केमिकल डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स का होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अवस्था। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो प्रकाश रासायनिक क्रिया जिसको बोलते हैं, यह कहाँ होता है? पर्णहरित के ग्रेना में होता है। ग्रेना में होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया जो है वो ग्रेना में होता है। इसको हील रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है, यानी कि H2O जब टूटता है तो फिर वो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में बंटता है। और इस प्रक्रिया के दौरान यानी कि प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जल के अपचयन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है, और इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP तथा NADPH निकलता है, जो अंधकार क्रिया यानी डार्क रिएक्शन की क्रिया की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अब जो डार्क रिएक्शन है जिसको रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया कहते हैं, यह क्रिया जो होती है, इसकी सेकेंड वाली जो क्रिया है ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है। और इस अभिक्रिया के लिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि ऊर्जा जो है वो प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है, इसी कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न NADPH2 एवं ATP दोनों ही अणुओं का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिबुलेंस बाइफॉस्फेट से प्रारंभ होकर अभिक्रिया के एक चक्र में प्रवेश करता है। और इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम मेल्विन, कैल्विन एवं एनिडल बेंसन्स ने खोज की थी। इसी कारण इस प्रक्रिया को यानी कि डार्क रिएक्शन को कैल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कारक आता है वो प्रकाश आता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल एवं नीले प्रकाश में सबसे अधिक होती है, जबकि पराबैंगनी, हरी, पीली एवं अवरक्त प्रकाश में यह बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो प्रकाश की निम्न तीव्रता पर तो बढ़ती है, परंतु जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती जाती है या घटती जाती है। दूसरा जो है कारक प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाला, वो है ताप यानी कि टेम्परेचर है। तो यह 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है, परंतु 37 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान पर यह घट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक ही उपयुक्त है, बाकी इसके बाद फिर ये 37 डिग्री सेल्सियस के बाद घटना प्रारंभ हो जाता है। इसका तीसरा कारक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो एक निश्चित स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन इसके उपरांत अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसके विपरीत बढ़ी हुई सांद्रता निरोधी हो सकती है। और चौथा जो फैक्टर है वह जल है। तो जल के अभाव की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए रंध्रों के बंद रहने के कारण होता है, और इससे पत्तियों में CO2 का प्रवेश नहीं हो पाता है।
अब प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहा है वो कुछ इस प्रकार है। आइए उसका फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिकी ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी उष्मा ऊर्जा में और डी विकिरण ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है किस चीज के लिए? जल का अवशोषण करने के लिए, प्रकाश का अवशोषण करने के लिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि पर्णहरित जो है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का अवशोषण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऑप्शन है परासरण, बी श्वसन, सी दहन और डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि श्वसन। रात्रि में क्योंकि उससे सूरज का प्रकाश मिलता नहीं है तो पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, और उस परिस्थिति में अपना जो संचित पदार्थ होता है उसका उपापचन यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं और वहां से वो अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसका उपचयन ऑक्सीजन बनने के लिए होता है? आपके ऑप्शन है जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी पर्णहरित और डी पता नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल का उपचयन, जल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन बनने के लिए, तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपचयन रिडक्शन होता है शर्करा बनने के लिए, इससे शर्करा बनता है। और जब जल का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 यानी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रक्रिया पर्णहरित के ग्रेना में संपन्न होती है? आपके ऑप्शन है शर्करा का संश्लेषण, बी रासायनिक प्रकाशीन क्रिया, सी प्रकाश रासायनिक क्रिया, डी CO2 का संश्लेषण। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि प्रकाश रासायनिक क्रिया जो है वो क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन ये स्टोमेटा में होता है, सॉरी स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पुरानी जड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है स्टोमाटा, बी मूल रोम, सी वातरंध्र यानी कि लेंटिसल्स जिसको बोलते हैं, और डी अंतरकोशिकीय स्थान। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि वातरंध्र। पुरानी जड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान वातरंध्र के द्वारा होता है। एक्चुअली इसमें से एक क्वेश्चन से छूट गया है 6 वाला, इसमें पहले देखते हैं कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा खाली स्थान क्रिया से होता है, यानी कि ऑप्शन है परासरण, बी विसरण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा होता है। अब पौधों में श्वसन यानी कि गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा यानी बार्क पर स्थित वातरंध्रों जिसको लेंटिसेल्स कहते हैं, और अंतरकोशिकीय स्थानों इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। अब होता क्या कि पौधों की जड़ें मृदा के कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है, और जड़ों से निकले हुए मूल रोम जिसको रूट हेयर्स कहते हैं, मूल रोम्स यानी कि रूट हेयर्स जो एपिडर्मस कोशिकाओं से विकसित होती है, मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। इन्हीं मूल रोमों की सहायता से जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। ये समस्या आती है कि पुरानी जड़ों में ऐसे मूल रोम का अभाव होता है। ऐसे जड़ों में तने की कड़ी त्वचा की तरह वातरंध्र जो होते हैं, ये डेक्स क्वेश्चन वातरंध्र, ये लेंटिसिल्स के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा के लिए
श्वसन गुणांक का मान होता है 1, 1 से अधिक, 1 से कम, पता नहीं। तो पहले श्वसन गुणांक क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो श्वसन क्रिया में निकली हुई CO2 तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेसेंट RQ कहते हैं। रेस्पिरेटरी श्वसन गुणांक बराबर होता है निष्कासित CO2 का आयतन डिवाइडेड बाय अवशोषित O2 का आयतन। तो इन्हीं के अनुपात को श्वसन गुणांक कहा जाता है। तो शर्करा के लिए श्वसन गुणांक का मान हमेशा 1 होता है, जबकि वसा और प्रोटीन के लिए श्वसन गुणांक का मान 1 से कम होता है। वसा और प्रोटीन के लिए श्वसन गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए आते हैं। अब श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उसमें है क्या कि श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला तो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकृति में CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर कम हो जाती है। दूसरा कहता है प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर बढ़ जाती है। तीसरा ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा के घटने अथवा बढ़ने पर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक ऑक्सीजन की मात्रा 19% से ऊपर हो। चौथा कारक जो है वो टेम्परेचर यानी तापक्रम है, जो कि 0 से 30 डिग्री तक ताप बढ़ने पर श्वसन दर लगातार बढ़ती रहती है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण और उससे जुड़ी हुई चीजें जो कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछी जाती रही हैं। अब आज तो बस इतना ही। नेक्स्ट फिर हम अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक इस प्रश्नों का वीडियो देखें और एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।